दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शानदार एक्शन एडवेंचर मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की शुरुआत में हमें एक जानकारी के माध्यम से बताया जाता है कि जब मंगोलियन सेना दुनिया में तबाही मचा रही थी, तब जिंदा रहने के लिए बहुत से लोग यूरोप छोड़कर पहाड़ों की तलहटी में बस गए और वहां जाकर शिकार करके अपना गुजारा करने लगे। लेकिन मंगोलों ने उनका वहां तक पीछा नहीं छोड़ा। अब हमें जाखर के परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें उसके बड़े बेटे का नाम ईवान और छोटे बेटे का नाम मक्सिम होता है। जाखर अपने दोनों बेटों को मंगोलों से लड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देता है, ताकि वो गांव के लोगों की सुरक्षा कर सकें। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वह दोनों भाई कुशल योद्धा बन चुके थे। इसके बाद हम कुछ मंगोलियन सैनिकों को देखते हैं, जो जाखर के गांव तक पहुंच जाते हैं। तभी जाखर के दोनों बेटे आकर उनसे उनके हथियार छीनकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। वही गांव के लोग टुगर नाम के आदमी से बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि वह छोटी जनजाति के लोगों पर अत्याचार करता है, और इसलिए गांव के सभी लोग जाखर से मदद मांगने के लिए उसके पास आते हैं, क्योंकि एक वही था जो उन्हें इंसाफ दिला सकता था। लेकिन जाखर उनके सामने एक शर्त रखता है कि टूगर को खुद पंचायत आकर मुझसे बात करनी होगी, तभी मैं कोई फैसला कर सकता हूं। और ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि सब जानते थे कि टुगर कभी पंचायत नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद को सुप्रीम लीडर मानता है। तब जाकर अपने दोनों बेटों से कहता है कि टुगर को शिकार में मदद चाहिए। तुम जाओ और उसकी मदद करो और किसी भी तरह उसे पंचायत में लेकर आओ। मक्सिम को समझ नहीं आया कि उसके पिता ने उसे शिकार पर जाने के लिए क्यों चुना, क्योंकि ये काम तो उसका बड़ा भाई इवान भी कर सकता था। तब इवान मक्सिम से कहता है कि टुगर की बेटी भी इस शिकार में साथ होगी। यह सुनकर मक्सिम खुश हो जाता है, क्योंकि टुगर की बेटी मायरोस्लावा बेहद खूबसूरत होने के साथ ही बहुत अच्छी तीरंदाज भी थी। अब मक्सिम और ईवान गांव वालों के साथ शिकार पर निकल जाते हैं। वहीं पर उन्हें मायरोस्लावा दिखाई देती है, जो शिकार करने के लिए उत्सुकता में उन सभी से आगे निकल जाती है। शिकार करने के दौरान मायरोस्लावा गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है, जो कि अंदर से एक गुफा की तरह दिखाई देती है। अब मायरोस्लोवा मदद के लिए अपने पास रखे सींग को बजाती है, जिसकी आवाज सुनकर मक्सिम और गांव वाले समझ जाते हैं कि मायरोस्लोवा किसी मुसीबत में है। इसके बाद वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं। वही गुफा में मायरोस्लोवा के सींग की आवाज सुनकर वहां पर एक बड़ा सा भूरा भालू आ जाता है, जिसे देखकर मायरोस्लावा एक चट्टान के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन भालू को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। अब जैसे ही मायरोस्लावा उसे झांक कर देखती है, भालू अचानक उसके सामने आ जाता और उस पर अटैक कर देता है। अब मायरोस्लोवा अपनी पूरी ताकत से भालू से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन भालू उस पर भारी पड़ रहा होता है। तभी मक्सिम भी वहां पर आ जाता है और वह अपने भाले को भालू की गर्दन में घुसा देता है। इसके बाद भालू मुड़कर मक्सिम पर अटैक करने लगता है। तब मक्सिम भालू के सीने पर वार करता है, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। तभी मायरोस्लावा भालू के पीछे आकर उस पर अटैक करती है और उसे मार डालती है। भालू के मरने के बाद मक्सिम और मायरोस्लोवा की नजदीकियां बढ़ने लगीं। उन्होंने एक दूसरे को अपना नाम बताया और कुछ बातचीत की। तभी ऊपर से किसी की आवाज आई। अब ईवान और टूगार के लोग भी वहां आ जाते हैं और फिर वो एक लाठी की मदद से उन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो दोनों ऊपर आते हैं, तो मायरोस्लावा के पिता टुगार माक्सिम को धन्यवाद भी नहीं देता, क्योंकि वो किसान के बेटों को छोटी जाति का समझता था। इसलिए टूगार माक्सिम से पूछता है कि उसे इनाम के तौर पर क्या चाहिए। तब माक्सिम को अपने पिता की कई बातें याद आ गईं, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मक्सिम टूगार से कहता है कि आपको कुछ समय के लिए पंचायत में आना होगा। हालांकि टूगार को किसानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी की खातिर टूगर मान जाता है। अब माक्सिम और उसका भाई वापस अपने गांव लौट आते हैं और गांव पहुंचकर सभी को बताते हैं कि टूगार पंचायत में आने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर जाकर बहुत खुश हो जाता है और जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मायरोस्लोवा तैयार होकर बाहर घूमने के लिए जाने लगी, लेकिन तभी टूगार उसे बाहर जाने से मना कर देता है, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। तब मायरोस्लोवा अपने पिता से कहती हैं कि वो हमेशा उसकी आज़ादी पर रोक लगाते हैं। इस पर टूगार भड़क जाता है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है। अब मायरोस्लोवा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी अचानक उसे कोई साया छत से झांकता हुआ दिखाई देता है। तब मायरोस्लोवा पूछती हैं, तुम कौन हो? तब माक्सिम उसे अपना चेहरा दिखाता है
अब वो उससे पूछती हैं कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर माक्सिम उसे अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि जब भी वो मायरोस्लावा को देखता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। यह सुनकर मायरोस्लोवा खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर उसके पिता आ जाते हैं और उससे पूछते कि तुम किससे बातें कर रही हो। तब मायरोस्लोवा अपने पिता को बताती है कि दरअसल उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह खुद से बातें कर रही थी। ये सुनकर टूगार वहां से चले जाते हैं। अब माक्सिम मायरोस्लोवा को उसके गांव के जश्न में चलने का न्योता देता है। तब मायरोस्लावा माक्सिम से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, लेकिन मेरे पिता मुझे जाने नहीं देंगे। यह सुनकर माक्सिम वहां से जाने लगता है। तब मायरोस्लोवा को एक तरकीब सूझती है और फिर वह दोनों नौकरों का भेष बनाकर चोरी चुपके टूगार के महल से निकल जाते हैं और फिर तेजी से घोड़े पर बैठकर माक्सिम के गांव टुकलियां के पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव में उस वक्त जश्न मनाया जा रहा था। अब माक्सिम अपने माता पिता के पास जाकर मायरोस्लोवा को उनसे मिलवाता है। इसके बाद वो दोनों जश्न में शामिल होते हैं, जहां सभी लोग नाच रहे थे और बहादुर योद्धा अपनी ताकत आजमा रहे होते हैं। वहीं जब मायरोस्लावा मक्सिम के माँ बाप को एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते देखती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसके पास मक्सिम की माँ आती हैं और उसे सिर पर पहनने वाला हेडपीस देकर उससे कहती हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसका मतलब उन्होंने मायरोस्लावा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार लिया था। मक्सिम की मां का प्यार पाकर मायरोस्लोवा बहुत खुश थी। जश्न खत्म होने के बाद मक्सिम और मायरोस्लोवा पूरी रात बातें करते हुए गुजार देते हैं। फिर अगली सुबह मक्सिम मायरोस्लावा को घोड़े पर बैठाकर उसके घर छोड़कर आता है। वही जब मक्सिम अपने घर पहुंचता है, तो उसकी मां और उसके भाई की पत्नी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। उनके जाते ही पेट्रो मक्सिम के पास आता है और उससे कहता है कि चलो, आज हम शिकार पर चलते हैं। इसके बाद वो तीनों जंगल में शिकार करने पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक औरत दिखाई देती है, जो अचानक मक्सिम पर अटैक कर देती। जब मक्सिम उसे देखता है, तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि यह तो वही औरत थी जो उसकी मां के साथ दूसरे गांव गई थी। वह औरत बहुत डरी हुई लग रही थी। जब मक्सिम उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है, तब वह उसे बताती हैं कि जैसे ही वो सभी रिश्तेदारों के गांव पहुंचे, उस गांव में सब कुछ जल चुका था। वहां चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और वो बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाई। यह सुनकर मक्सिम और उसका भाई तुरंत अपनी मां को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद जब वो तीनों उस गांव में पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। तभी उन्हें अपना चाचा दिखाई देता है, जो उनकी मां के साथ था। अब मक्सिम चाचा से पूछता है कि मां कहाँ है। तब उसके चाचा उसे बताते हैं कि मक्सिम की मां और रोसाना को किडनैप कर लिया गया है। इतना कहकर चाचा दम तोड़ देते हैं। यह देखकर दोनों भाइयों का खून खोल जाता है। इसके बाद वो तीनों अपने हथियार लेकर दुश्मनों का पीछा करने लगते हैं। आखिरकार वो दुश्मनों के ठिकाने को ढूंढ ही लेते हैं। इसके बाद जब वो तीनों वहां जाकर देखते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मंगोलियन सैनिक मर्दों को पेड़ों से बांधकर उन पर तीर से निशाना लगाकर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार रहे होते हैं, और जबकि औरतों को पिंजरे में बंद करके रखा गया था। अब वो तीनों चुपके से उनके शिविर में घुस जाते हैं, जहां पर एक आदमी मक्सिम की मां को घसीटते हुए खंभे से बांधने के लिए लेकर जा रहा होता है। तब मक्सिम अपनी मां को बचाने उसके पीछे जाता है। वही इवान और पेट्रो वहीं रुककर बाकी कैदियों को बचाने की तरकीब सोच रहे होते हैं। अब जैसे ही रोशाना अपने पति को वहां देखती हैं, वह वहां पर मौजूद पहरेदार का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर इवान उस पहरेदार को खत्म कर देता है। इसके बाद इवान और पेट्रो सभी कैदी औरतों को पिंजरे से आजाद कर देते हैं और तभी मक्सिम मंगोल राजकुमार पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। लेकिन जैसे ही मक्सिम अपनी मां के हाथ खोलकर उन्हें वहां से लेकर जा रहा होता है, कि तभी वह राजकुमार फिर से खड़ा होकर उन पर टूट पड़ता है और इसी झड़प के दौरान मक्सिम की मां को तलवार लग जाती है। अब मक्सिम तुरंत कुल्हाड़ी से राजकुमार की गर्दन पर अटैक करता है और उसे मार डालता है। लेकिन राजकुमार मरने से पहले मक्सिम के गले का हार खींच लेता है और मक्सिम को इसका पता भी नहीं चल पाता। इसके बाद मक्सिम ईवान से कहता है कि तुम मां और बाकी औरतों को गुफा में लेकर जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इतना कहकर वह बाकी मंगोलियन सैनिकों का ध्यान भटकाता है, ताकि ईवान उसकी मां को लेकर वहां से निकल सके।
अब सभी मंगोलियन सैनिक मकसिम के पीछे पड़ जाते हैं। तब उसे उसका एक साथी दिखाई देता है। इसके बाद मकिसम भी गुफा में आ जाता है, जहां पहले से ही ईवान और बाकी सब मौजूद होते हैं। लेकिन मकसिम की मां बहुत घायल हो चुकी थी और कुछ ही देर में वह अपना दम तोड़ देती हैं। यह देखकर दोनों भाई बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद मकसिम और ईवान अपनी मां को लेकर गांव आते हैं। अब जाकर अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालता है। अब अगले दिन जब मंगोल राजा अपने बेटे की लाश को देखता है, तो वह गुस्से से तिलमिला उठता है। लेकिन फिर भी वो अपने कांपते सैनिकों को माफ कर देता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद महान खान अपने बेटे की मौत पर आंसू बहाता है और उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाता है। तभी उसे अपने बेटे के हाथ में एक अजनबी तलवार और एक हार मिलता, जो मकसिम का होता है। अब मंगोल राजा अपने सेनापति को बुलाकर उसे वह हार देता है और उसे आदेश देता है, इस हार के मालिक को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। वहीं दूसरी तरफ झकार, जो मंगोलों की हैवानियत को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने समय से पहले ही गांव वालों को इकट्ठा करके युद्ध लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तभी वहां पर टूगर भी अपने सैनिकों के साथ जक्कार की मदद करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन साथ ही टूगर जक्कार के सामने अपनी एक शर्त रखता है कि युद्ध लड़ने के दौरान सबको उसी की बात माननी होगी। वो जो कहेगा वहीं आखिरी फैसला होगा। लेकिन तभी जकार उसे साफ इनकार कर देता है और उससे कहता है कि वो टूगार के सामने घुटने नहीं टेकेगा। लड़ाई हमारी है तो लड़ने का फैसला भी हमारा ही होगा। अब टक्कर कांटे की हो जाती है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। इसलिए अब टूगार जखार से कहता है कि युद्ध में किसकी बात मानी जाएगी, इसका फैसला योद्धाओं की फाइट से किया जाएगा। इसका मतलब दोनों पक्षों से एक एक योद्धा मैदान में उतरकर फाइट करेगा और जिसका योद्धा इस फाइट को जीतेगा उसी की बात सुनी जाएगी। इस पर झखार मान जाता है। अब मक्सिम टूगार के योद्धा से फाइट करने के लिए आगे आता है। तब इवान मक्सिम को समझाता है कि भारी शरीर वाले योद्धा से लड़ने के लिए उसे हमेशा अपनी कमर को थोड़ा झुकाकर नीचे से उस पर अटैक करने चाहिए। इसके बाद दोनों योद्धाओं के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब मक्सिम अपने भाई के द्वारा बताई गई ट्रिक का प्रयोग करते हुए उस भारी भरकम योद्धा के पैरों पर अटैक करता है और उसका यह तरीका काम कर जाता है। जब मक्सिम की तेज चाल और उसके लगातार अटैक करने से वह योद्धा जल्दी ही कमजोर पड़ने लगता और मक्सिम चाहता तो उसे आसानी से खत्म भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आखिरी बार नहीं किया। लेकिन फिर भी टूगार इससे खुश नहीं था, क्योंकि वह अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी उसे समझौता मानना पड़ा। वही झकार अपने बेटे की बहादुरी देखकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ मंगोलों का किंग पहाड़ों के गांवों तक जाने वाले रास्तों को अच्छे से समझ चुका था और इसलिए वह अपने कुछ सैनिकों को उन गांवों पर हमला करने का आदेश दे देता है। वही झकार भी समझ चुका था कि उनके पड़ोसी गांव के लोगों के जरिए मंगोल उन तक पहुंच सकता है। इसलिए वह अपने दोनों बेटों और कुछ लड़कों को पड़ोसी गांवों के लोगों को लेकर आने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी उन गांवों में जाकर घुमंतू लोगों को लेकर आ रहे होते हैं। अगले दिन मंगोलियन सैनिक एक छोटे से कस्बे में पहुंच जाते हैं और वहां के सभी लोगों को बंदी बनाकर उनसे मक्सिम के लॉकेट के बारे में पूछता है। लेकिन उनमें से कोई भी मक्सिम का नाम नहीं लेता। तब वह उन लोगों को जान से मारने लगता है। तभी एक लड़की उसे बताती है कि यह लॉकेट हमारे पड़ोसी गांव वालों का है। उसके बताने पर भी मंगोलियन सैनिक उन सभी को मार डालते हैं। जब मक्सिम और उसके साथी वहां पर पहुंचते, तब उन्हें चारों तरफ सिर्फ लाशें ही मिलती हैं। इसके बाद मक्सिम और उसके साथी सभी लोगों को तुरंत अपने गांव में लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ वह सैनिक महान खान के पास जाता है और उसे बताता है कि यह लॉकेट किसका है। इसका पता हमें टूगार नाम का आदमी ही बता सकता है, लेकिन उसके पास बहुत से योद्धा हैं। इसके बाद मंगोल राजा खुद टूगार के किले में जाकर टूगार और उसकी बेटी मायरोस्लोवा को बंदी बना लेते हैं। तब टूगार का वफादार बुरी तरह से घायल होकर झखार के गांव में मदद मांगने पहुंचता है और झखार को बताता है कि मंगोलों ने टूगार को बंदी बना लिया है। अब झखार अपने वादे को निभाते हुए अपने दोनों बेटों के साथ गांव के लड़कों को तुरंत टूगार की मदद के लिए भेज देता है। लेकिन जब मक्सिम और उसके साथी टूगार के किले में पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें टूगार सारे सिपाही जमीन पर पड़े मिलते हैं। अब जैसे ही सभी लोग किले के भीतर दाखिल होते हैं, तब टूगार का वफादार आदमी एक हेलमेट को उठाता है और उसे बजाने लगता है।
तभी अचानक मरे हुए सैनिक उठ खड़े होते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। इसका मतलब यह सब एक सोची समझी चाल थी मक्सिम और उसके लोगों को फंसाने के लिए। अब मक्सिम और उसके साथी भी उन सैनिकों से फाइट करने लगते हैं। वही किले के ऊपरी मंजिल पर खड़े तीरंदाज उन पर तीर चलाने लगते हैं, जिसके चलते मक्सिम के बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब मक्सिम और उसके बचे हुए साथी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाने के लिए एक लकड़ी के घर में घुस जाते हैं। लेकिन मक्सिम के एक साथी जिसका नाम बोहुन होता है, उसके कंधे पर तीर लग जाता है। अब पेट्रो उस तीर को खींच कर निकाल देता है। वहीं मंगोलों का राजा भी वहां पर आ जाता है। दूसरी तरफ जब मायरोस्लोवा को पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी जान बचाने के लिए मक्सिम के लोगों को फंसा दिया है, तब वह उससे नफरत करने लगती हैं और टूगार से कहती है कि तुमने मक्सिम के पिता का साथ देने का वादा किया था, लेकिन तुम मंगोलों का साथ देने लगे। इस पर टूगार मायरोस्लोवा को समझाता है कि अगर मेन ऐसा नहीं करता तो खान मुझे और तुम्हें भी खत्म कर देता। तब मायरोस्लोवा अपने पिता से कहती हैं कि अगर मक्सिम को कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। दूसरी तरफ खान अपने सैनिकों को पूरा किला जला देने का हुक्म दे देता है। तभी टुगाड़ भी वहां पर आ जाता है। अब महान खान उसे बताता है कि मेरे बेटे को जिस किसी ने मारा है उसे मरना ही होगा, और अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ, वरना मुझे तुम्हारे इस किले को आग के हवाले करना होगा। अब टूगार किले के अंदर फंसे मक्सिम और उसके साथियों को कहता है कि मक्सिम ने खान के बेटे को मारा है और अब मंगोल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर तुम अपने परिवार के लोगों को बचाना चाहते हो तो खुद ही अपनी जान ले लो, तब हो सकता है शायद खान तुम्हारे परिवार के लोगों को छोड़ दें। यह सुनकर बोहुन गुस्से में आकर टूगार पर तीर चला देता है, लेकिन टूगार बच जाता है। फिर क्या था? टूगार किले में आग लगा देने के लिए कह देता है। इसके बाद मंगोल के सैनिक किले में आग लगा देते हैं और लकड़ी का घर तुरंत जलने लगा। अब धीरे धीरे पूरे कमरे में धुआं फैल गया, जिससे मक्सिम और उसके साथियों का दम घुटने लगा। अब मक्सिम बाहर झांक कर देखता है तो उसे हवा बाहर की तरफ चलती दिखाई देती है। अब मक्सिम ईवान को अपनी तरकीब बताता है। इसके बाद वो सभी धुएं का फायदा उठाकर दुश्मनों पर अचानक अटैक कर देते हैं, जिससे बाहर खड़े सैनिक कुछ समझ पाते। इससे पहले ही मक्सिम और उसके साथी टूगार के सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। अब ईवान पेट्रो बोहुन सभी जी जान से लड़ रहे होते हैं। वहीं अब मक्सिम और टूगार के गार्ड के बीच फाइट होने लगती है। मक्सिम उसे समझाता है कि हम एक ही समुदाय के लोग हैं, तुम्हें हमसे लड़ने की बजाय हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन वह गार्ड किसानों का साथ देने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन गार्ड मक्सिम पर बहुत भारी पड़ रहा होता है और वह उसकी कुल्हाड़ी को लात मारकर दूर फेंक देता है। अब मक्सिम तेजी से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर गार्ड के गर्दन अटैक करता है, जिससे वह गार्ड वहीं पर ढेर हो जाता है। वही ईवान और उसके साथियों ने मिलकर सभी सैनिकों को खत्म कर दिया था। जो बच गए उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसके बाद वो सभी वहां से बचकर भागने लगे, लेकिन मक्सिम ने फैसला कर लिया था कि वो अब मंगोल राजा को खत्म करके ही दम लेगा। वही खान और टूगार किले के बाहर उनका ही इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही खान को मक्सिम और उसके साथी दिखाई देते हैं, वह एक जहरीले तीर को मक्सिम पर चलाता है। तब मक्सिम अपनी कुल्हाड़ी से खान पर अटैक करता है, लेकिन तभी एक सिपाही मक्सिम की कुल्हाड़ी को ढाल से रोक लेता है। पर वह जहरीला तीर मक्सिम के करीब से निकलकर ईवान को लग जाता है। अब मक्सिम अपने साथियों के साथ वापस अपने गांव की तरफ भागने लगते हैं। तब मंगोल सैनिक उन पर जलते हुए तीरों से अटैक करते हैं। तभी वहां पर मायरोस्लोवा भी आ जाती हैं और वह मक्सिम के पीछे जाने लगती है। यह देखकर टूगार अटैक रुकवा देता है। अब खान टूगार को आदेश देता है कि जाओ और उनका पीछा करके उन्हें खत्म कर दो, लेकिन टूगार अपनी बेटी का हवाला देकर वहीं रुक जाता है। तब खान अपने सैनिकों के साथ उनके पीछे जाने लगता है। वहीं मक्सिम और सभी लोग अपने गांव में पहुंच जाते हैं। तब ईवान उस जहरीले तीर की वजह से लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद मक्सिम उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। जब जक्कार उसके गले पर लगे जहर के निशान को देखता है तो वह समझ जाता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहर ईवान के पूरे शरीर में फैल चुका था। जब ईवान की पत्नी और उसका बेटा उसकी हालत को देखते हैं तो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। जब मक्सिम मायरोस्लोवा को घर के बाहर देखता है तो वह उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पिता की गद्दारी की वजह से ही उसका भाई मारा गया। तब मायरोस्लोवा उससे कहती है
कि मैं जानती हूँ, मेरे पिता ने अपनी जान बचाने के लिए मंगोलों से हाथ मिला लिया है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती? इतना कहकर वह जाने लगती हैं। तब मक्सिम उसे माफ कर देता है। इसके बाद झखार सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी योजना बताता है और उनसे कहता है कि हमें डटकर मंगोलों से युद्ध लड़ना चाहिए। अगर हम अभी भागे तो आगे जाकर मंगोल हमें पकड़ ही लेंगे। इसलिए हमें अपने लोगों की रक्षा करने के लिए विजय स्तंभ के खंभों को गिराकर नदी के बांध को तोड़ना होगा, जिससे मंगोलों की सेना नदी के उस पार नहीं आ पाएगी। लेकिन गांव के कुछ लोग मंगोलों से युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मंगोलियन सेना संख्या में बहुत ज्यादा है। तब मक्सिम गांव के लोगों को समझाता है कि हम सभी मर्द गांव के मुख्य दरवाजे पर मंगोलों से फाइट करेंगे, जिससे औरतों और बच्चों को गांव से बाहर भागने का मौका मिल जाएगा। कम से कम कोई तो होगा जो हमारे बाद शांति से जी पाएगा। अब सभी लोगों को मक्सिम का प्लान अच्छा लगता है। इसके बाद गांव के सभी लोग युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होने पर मक्सिम और मायरोस्लोवा एक दूसरे के करीब आकर किस करते हैं। फिर अगली सुबह गांव वाले मंगोलियन सेना को एक तंग घाटी में लेकर आते हैं, जहां पर उन्होंने पहले से जाल बिछाया हुआ था। अब जैसे ही मंगोल सेना तेजी से गांव की तरफ बढ़ती है, सभी गांव वाले रस्सियों को खींचते हैं, जिससे जमीन से नुकीले खंभे निकल आते हैं। वहीं मंगोलों के घोड़े रुक नहीं पाते और नुकीले खंभों पर जा गिरते हैं और मारे जाते हैं, जिससे गांव वालों का जोश हाई हो जाता है। लेकिन ये बस शुरुआत थी। तभी वहां पर पैदल सैनिक भी आ जाते हैं और मंगोल सेनापति जंग का ऐलान करता है। अब सभी गांव वाले अटैक पोजीशन में खड़े होकर ढालों की एक मजबूत दीवार बनाते हैं और मायरोस्लोवा और कुछ तीरंदाज घाटी पर तैनात थे। मक्सिम ने पहले ही लड़ाई के लिए तंग घाटी को चुन रखा था, ताकि मंगोलों की पूरी फौज एक साथ ना आ पाए, और उसका प्लान काम कर गया। अब युद्ध शुरू हो जाता है। वही ऊपर खड़े तीरंदाज मंगोलों की सेना पर तीरों की बारिश करने लगते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो गांव वाले दुश्मन पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे मंगोलियन सेना का दबाव और तादाद बढ़ने लगती है, जिससे उनके ढालों की दीवार टूटने लगती है और गांव वाले कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानते थे जितनी देर वो दुश्मनों को रोके रखेंगे, उतना ही वक्त उनके परिवार के लोगों को मिलेगा को वहां से बच निकलने के लिए। अब मक्सिम अपने चारों तरफ देखता है। उसके साथी एक एक कर करके मारे जा रहे थे। इसके बाद वो मंगोलों के सेनापति से फाइट करने लगा, क्योंकि अगर वो मरा तो शायद वो लड़ाई जीत सकते हैं। तभी एक अंधा मंगोल सैनिक झांखर पर टूट पड़ा, जिससे झांखर का हथियार नीचे गिर गया। लेकिन तभी पेट्रो आ जाता है और कुल्हाड़ी के एक ही बार से अंधे मंगोल को ढेर कर देता है। जब मंगोल सेनापति अपने सबसे ताकतवर योद्धा को मरा हुआ देखता है, तो वह डर के मारे अपने सैनिकों के साथ पीछे हट जाता है और दौड़कर खान को जाकर बताता है कि वह लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें किसी और रास्ते से जाना चाहिए। उसके मुंह से पीछे हटने की बात सुनकर खान को गुस्सा आ जाता है और वह उसी वक्त तलवार से उसका गला काटकर उसे मार डालता है। फिर उसका लॉकेट टूगार को देते हुए कहता है कि आज रात इस गांव का कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए। यह सुनकर टूगार सहम जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला नंबर उसी का होगा। वही दूसरी तरफ गांव वाले मंगोलियन सेना को खत्म कर देते हैं। इसके बाद प्लान के अनुसार गांव के बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। वही अब टूगार भी सैनिकों के साथ गांव में पहुंच जाता है। अब मक्सिम पेट्रो को बच्चे को लेकर वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद मक्सिम धनुष उठाकर टूगार पर निशाना लगाता है और उसके कुछ सैनिकों को टपकाकर उनसे लड़ने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकाल लेता है। लेकिन तभी टूगार के सैनिक उसे जाल में फंसा लेते हैं। अब पेट्रो मक्सिम को बेबस देखकर बच्चे को लेकर भागने लगता है। वही अब पेट्रो को देखकर गांव वाले समझ जाते हैं कि मक्सिम वापस नहीं आ पाएगा। तब झखार बांध तोड़ने का आदेश दे देता है, ताकि दुश्मन बाकी लोगों तक पहुंच ना सके। अब टूगार मक्सिम को खान के हवाले कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि खान चाहता था कि मक्सिम अपने लोगों को अपने सामने मरता हुआ देखे। इसके बाद खान के सैनिक गांव में आग लगा देते हैं और मक्सिम के हाथ बांधकर गांव वालों के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वाले पत्थर के स्तंभ को गिराकर बांध तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी मंगोलियन सेना वहां पर पहुंच जाती हैं और उन पर तीरों की बारिश करने लगते हैं, जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं
अब गांव के सभी योद्धा मंगोलों से फाइट करने लगते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंगोल सैनिक आते ही जा रहे थे। तभी झकार को एक तीर लग जाता है और अब बांध को तोड़ना और भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन पेट्रो हार मानने वाला नहीं था। अब वो पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगता है। वही झकार तीर लगने से बहुत घायल हो चुका था। तब मायरोस्लावा उसे उठाकर गुफा में लेकर जाती है और फिर पूरी ताकत के साथ मंगोलों पर टूट पड़ती है। अब बोहुन भी रस्सी बांधकर नीचे उतर जाता है और मंगोलों पर ताबड़तोड़ वार करने लगता है। वही अब मायरोस्लोवा मंगोल सेनापति से लड़ती है, लेकिन वह उसे नीचे गिराकर मारने ही वाला होता है कि तभी बोहुन अपनी तलवार को सेनापति की ओर फेंकता है, जिससे तलवार सेनापति के सीने को चीर देती है। लेकिन अब बोहुन बहुत थक चुका था और तब तक वहां और भी सैनिक आ जाते हैं। तब मायरोस्लावा बोहुन को उठाकर उसे भी गुफा में लेकर जाती है। वहीं अब पेट्रो अपनी पूरी ताकत लगाकर अकेले ही पत्थर के स्तंभ को बांध के दरवाजे पर गिरा देता है। अब जैसे ही दरवाजा टूटता है, बांध का पानी सुनामी में बदल जाता है, जिससे पेट्रो भी पानी में बह जाता है और उसके साथ ही बहुत से मंगोलियन सैनिक भी बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। यह देखकर बाकी मंगोलियन पीछे हटने लगते हैं। वही जब मंगोल खान को उसके सैनिक पानी में बहते दिखाई देते हैं, वह तुरंत घोड़ा छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए नदी के किनारों पर चढ़ने लगते हैं। अब टूगार मक्सिम को भी अपने साथ चट्टान पर ले आता है, लेकिन बाकी सैनिक पानी के साथ बह जाते हैं। बाढ़ ने मंगोलियन सेना को लगभग खत्म ही कर दिया था। अब खान और टूगार के अलावा उसके कुछ ही सैनिक बचे थे। वही झकार जब मक्सिम को जिंदा देखता है, तब उसे थोड़ी राहत मिलती है। अब खान टूगार को मक्सिम को जान से मारने का आदेश देता है। तब टूगार अपनी बेटी के बारे में सोचता है। वो जानता था अगर उसने मक्सिम को मारा तो मायरोस्लोवा जिंदगी भर उससे नफरत करेगी। अब टूगार झकार से कहता है कि अगर तुम हमें जाने दो तो मक्सिम की जान बच सकती है। लेकिन झकार एक तीर चलाकर जवाब देता है कि चाहे जो हो जाए, वो मंगोल खान और टूगार को छोड़ने वाला नहीं है। अब टूगार मक्सिम के हाथों की रस्सी काटकर मंगोल सैनिकों को मार डालता है। तब खान अपने छुरे से टूगार पर अटैक करता है। अब टूगार अपनी तलवार को मक्सिम की तरफ फेंक देता है। यह देखकर खान टूगार को नदी में फेंक देता है। अब मक्सिम तलवार उठाकर खान पर टूट पड़ता है, लेकिन खान इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। वो मक्सिम की तलवार को नदी में गिरा देता है। अब मक्सिम फिर से निहत्था हो जाता, लेकिन जब खान उसे मारने ही वाला था, तभी मक्सिम उसके पैरों को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर उसकी तलवार को छीनकर उसी के सीने में घुसेड़ देता है और अपना लॉकेट उससे वापस ले लेता है। वही अब जकार मायरोस्लोवा को मक्सिम का ख्याल रखने के लिए कहता है और अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद मक्सिम, मायरोस्लोवा और बाकी गांव वाले फिर से जिंदगी की शुरुआत करने मक्सिम के साथ निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।